जी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। परीक्षा अध्ययन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीटेट जनवरी 2021 को जो पेपर 2 हुआ था उसके कंटेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स कंटेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। उससे पहले और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लैंडस्केप मोड पर करके देखिए, ताकि आप वीडियो आपको थोड़ी बड़ी दिखाई दे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। हो सकता है उनसे आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर हो जाए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको के का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना है, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 0.139 है, उसके बाद दूसरी वैल्यू 7.5, और यहाँ पर 0 नहीं तो 0 अपने पास से लगा लेते हैं। और अगली वैल्यू आपको दी है 2.105, क्योंकि ये तीनों किसकी हैं, तीनों प्लस की हैं, इसलिए तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 1000 को 1 को 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे 1001 है, इसको 11 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव को हम बाद में लगाएंगे। तो 11 से जब गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 0, और ये 11 एकम 11। अब देखेंगे यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर देखेंगे 3 अंक बाद दशमलव, और यहाँ पर 1 अंक बाद है। तो कुल मिलाकर के 3 और 1 4 अंक बाद दशमलव बाईं ओर खिसक कर लगेगा। तो 1 2 3 4 यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा। तो 1.101 इस तरीके से आपका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो क्या मिलेगा, इक्वेशन जो बनी है 2.994, 0 कर लेते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वहाँ 4 अंक था, यहाँ 3 अंक थे, तो हमने 0 बढ़ा करके दशमलव के बाद संख्या को बराबर कर लिया है। उसके बाद आपको जो दूसरा वैल्यू जो गुणा करने के बाद आई वो आई है 1.1011, और बराबर आपको दिया हुआ है 2 माइनस के दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2.9940 हो जाएगा, और ये जो 1 पॉइंट माइनस का है ये 1.1011 ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस का 0.9940 और प्लस का 1.100 हो जाएगा। और घटाना पड़ेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 1 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा, कुल मिलाकर के आपको घटाना पड़ेगा। तो जब घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 इकाई का अंक आ गया। आप देख लीजिए इकाई का अंक यहाँ पर घटाने पर क्या आया है, जब 1.101 में से हमने 9.9940 को घटाया तो इकाई का अंक 1 आया, और इकाई का अंक आप देखेंगे कि विकल्प 3 में ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें पूरा घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर पहले ही आपका आ जाएगा। तो हमने तीसरा जो विकल्प था उसको सही मान लिया, क्योंकि इकाई का अंक आपका क्या आ गया, 1 आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 3/4। तो अगर इसको डिवाइड करके देखें तो कितना आएगी, माइनस की 4 से भाग कर देते हैं तो 0.4 से 28 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो ये माइनस का 0.75 आ गई। और बी की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करें तो कितनी आ जाएगी, 5/6। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.6848, और कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 18 हो जाएगा। यानी इस तरीके से 2 दशमलव के हमने निकाल लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनको भी हम दशमलव में बदल लेते हैं, क्योंकि तभी तो पता चलेगा। अब रेंज कितनी होनी चाहिए, -0.75 से लेकर के क्या होनी चाहिए, 0.83 के बीच में जो नहीं स्थित है, उसको पूछ रहा है कि कौन सा इनके बीच में स्थित नहीं है। तो ये रेंज हमें देखनी है। तो माइनस का 1.2 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा 0.5 चौको 20 हो जाएगा। और जब तीसरा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0.70 हो जाएगा, तो
9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इस तरीके से हमने 2 अंक तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक तक आया है। तो आप देख लीजिए, इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट गया तो 0 बढ़ा सकते हैं। और 9 सत्ते 63, 63 हो गया तो कितना बचा, 7 बचा। फिर 0 लगेगा तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, भाई ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 0.5 इसके बीच में आ जाएगी, क्योंकि 0.75 से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, 0.04 भी इनके बीच में आ जाएगी। लेकिन जो चौथी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.077 है, 0.77 है, जो कि क्या है, इनसे और छोटी हो गई है। ये जो चौथी वैल्यू है क्या हो गई है, ये वाली 0.75 से भी छोटी हो गई है। तो ये इससे पहले आ जाएगी, इनके बीच में नहीं आएगी। तो चौथा वाला विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1.7 गुणे 10 की घात 4 और 12.5 गुणे 10 की घात -6 के गुणनफल को मानक रूप में k गुणे 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 2k + n का मान ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न आपने पहले किया होगा और मुझे लगता है ऐसा प्रश्न आप कर भी लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में प्रश्नों को रोक करके आप प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट जो है उसको करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आइए चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया 1.7 × 10 की पावर 4 दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 12.5 × 10 की पावर 6 से, यानी इससे गुणा करना है। और इसको किस रूप में लेना है, k × 10 की पावर 3 के रूप में परिवर्तित करना है। और आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं पहले ही, क्योंकि मानक रूप में जब व्यक्त करते हैं तो दशमलव हमेशा क्या होता है, एक अंक बाद ही लिखना होता है, तभी हम उसको कहते हैं कि वो मानक रूप में है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 बचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 8 बचेगा, 17 34 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 4 बचेगा, 17 कम 17 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ एक अंक बाद दशमलव था 7 के बाद, और यहाँ एक अंक बाद 5 के बाद। तो जब गुणा करते हैं उसके बाद दशमलव दोनों में जोड़ लेते हैं कि कितने अंक बाद दशमलव बना। तो एक अंक बाद इसमें, एक अंक बाद इसमें, तो हो गए 2। तो ये 21 के बाद 5 और 2 को छोड़ करके उसके बाद दशमलव लग गया। अब 10 की घातों को जोड़ सकते हैं, 4 यहाँ पर 6 वहाँ पर है, लेकिन 6 माइनस की इसलिए घटेगा और कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, बराबर k × 10 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को एक अंक बाद करना होता है। तो जब 1 के बाद करेंगे 2 के मतलब 2 के बाद आएगा दशमलव, 21 के बजाय 2 के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक घात इसकी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब बाईं ओर दशमलव खिसकता है तो घातें जुड़ती हैं, और जब दाईं ओर दशमलव खिसकता है तो घातें घटती हैं। तो हमने बाईं ओर खिसकाया इसलिए जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ देंगे, तो k × 10 की पावर 3। तो यहाँ पर 10 की घात कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2.125। और अगर यहाँ n निकालेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 2k + n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम 2 की है, 2 × k का मान यहाँ पर रख देंगे। तो 2 × k का मान निकल कर के आया है 2.125 और -n की वैल्यू 1 रख दिया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.250 -1, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.25। 0 या 0 यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनका तो मान होता है, लेकिन जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर उसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो विकल्प जो चौथा हो गया वही सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ प्रश्नों की श्रृंखला आपको जरूर समझ में आ रही होगी। बताए गए प्रश्नों के सलूशन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जब नेक्स्ट सेशन लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो उसमें उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और आपके समक्ष उसको जरूर सॉल्व करेंगे दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। तो मैंने माना कि एक संख्या क्या थी, a थी, और दूसरी कौन थी, b थी। इनका रेशियो क्या है, इनका जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, 3:5। कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम संख्याएं मान लें तो क्या करें, मैंने पहली मान ली कि भाई 3x हो गई,
और दूसरी को हमने क्या मानी 5x मान ली, क्योंकि ऐसे ही तो छोटी कक्षाओं में करते थे, x मान करके दोनों को अलग अलग मान लेते थे। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है कि दोनों में जब 12 जोड़ा जाता है तो 3x में 12 जोड़ दिया, और नीचे क्या किया गया है 5x में भी 12 जोड़ दिया गया है। लेकिन जब 12 जोड़ दिया गया तो अनुपात कितना हो गया 5/7। 5:7 लिखो या 5/7 लिखो, तो मैंने लिख लिया 5/7 के बराबर हो गया 12 जोड़ने पर। तो अब इसे करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, और 12 सते ये हो जाएगा 84। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 में जा करके 25 घट जाएगा तो बचेगा 4x, ये जाएगा तो बचेगा 24। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी भैया 6 आ जाएगी। तो उसने कहा कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो भाई एक कितनी थी 3x थी, तो 3x थी तो 3 रखेंगे, x की जगह पर 6 रखेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्लस दूसरी 5x, यहाँ पर 6 का x का मान 6 रखेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। तो विकल्प जो तीसरा है वही सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न ये भी आसान था, लेकिन यहाँ पर बस केवल क्या था कैलकुलेशन था। आपके जो भी सेकंड पेपर के जो भी आप स्टूडेंट हैं उनको प्रिपरेशन करनी कि इसकी कैलकुलेशन की, क्योंकि उनका कैलकुलेशन भी मजबूत होना चाहिए। जब हल करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी मान रखने के बाद, तभी उनका उत्तर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि सेकेंड पेपर में जितना भी है सब कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है, लॉजिकल भी होते हैं 1-2 क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन हर प्रश्न में करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 840 है। ये तो हो गया क्या अंकित मूल्य। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचता है। तो 15% की छूट पर बेचता है, तो इसको रेशियो मेथड से हम करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे आसानी पड़े। अगर यहाँ पर 15% की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, यही 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब कोई माल कितना था 20 का भाव से बिक रहा था, लेकिन उस पर क्या कर दी गई, उस पर दे दी गई 3 की छूट। तो 3 की छूट दे दी तो कितने की बेच दी, उसको 17 की बेच दी कि नहीं बेच दी। 20 के भाव से बेच रहा था, तो 20 का भाव कितना है 840 है। 840 है कि नहीं है। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे अगर 20 से 840 को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 2, यानी कि जब 20 को 42 गुना करेंगे तब 840 आएगा। क्योंकि रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 20 के भाव से बेचा अंकित मूल्य था, लेकिन मूल्य के अनुसार देखें तो 840 था। तो 20 का मान 840 के बराबर हो गया। तो जब 20 का 42 गुना किया गया तब 840 आया। तो क्या करना पड़ेगा 17 को भी 42 करेंगे। जब 17 को 42 करेंगे तो 17 दूना 34, 3 बचेगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 714। अब इसने कहा है कि आगे भी और इसने सवाल ने कहा है कि फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। यानी कि अगर इसने जो 1714 रुपये में बेचा, सॉरी 714 रुपये में जो बेचा है, 714 रुपये में बेचने के बाद इसमें अभी भी 19% क्या है 19% लाभ इसके अंदर अभी भी है। 714 के अंदर अभी भी 19% का लाभ है। यानी कि अभी ये कितने में है, ये 100% में नहीं, ये कितने में है 119% में बेची गई। कितने में बेची गई है 119% में बेची गई है। क्योंकि यही तो क्या है, यही तो है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है 714 रुपये। अब जब सेलिंग प्राइस 714 में बेचा है तो 714 में बेचने के बाद भी 19% का लाभ अभी भी हो रहा था। इसका मतलब 19% का लाभ का मतलब क्या है कि वस्तु को कितने बेचा जाए तो 19% का लाभ हो, 119% में बेचना पड़ेगा। तो 119% का मान 714 रुपये है। तो हमें क्या पूछा है, हमें तो क्रय मूल्य पूछा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक की, हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 119 उधर जाएगा, और 100 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा गुणा। तो गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 17 चौको 68, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 चौको
68 हो जाएगा और 3 बचेगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। 17 7 119, 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 7 से काटेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 गुणे 100 मतलब 600। तो इस तरीके से कितना आ गया, 600 रुपये जो था वो वस्तु का क्रय मूल्य था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो भाई 15% की छूट पर बेचा है, तो आप देखेंगे कि 840 रुपये था, 840 पर 15% की छूट दे दी तो 15% निकाल लेते हैं। 15% निकालेंगे तो काटिए, 1 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, वही 1 0 0 काट दिया। और यहाँ से काटेंगे 2 से, तो ये 4 और 2 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना हो गया, 42 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 126 रुपये की छूट हो गई। तो 126 जब घटाओगे 840 में से, जब 140 में से 840 में से 126 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 714 रुपये आ जाएगा। और 14 रुपये आ जाएगा तो फिर से वही प्रॉफिट क्या है, फिर से लगा लेंगे यही वाला, और यही लगाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर से आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यहाँ पर आपको 8x + 5 का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले आपको 8x + 5 का मान ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि x का मान क्या है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 7 अपान 3 और प्लस का 2 इक्वल टू 4x - 3 अपान 4 प्लस का 4x। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5x - 7 है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 3 हो जाएगा, बराबर उस तरफ सॉल्व करेंगे तो 4x - 3 और ये 4 चौको 16x हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो 4x और 16x कितना 20x, और 20 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60x आ जाएगा, और माइनस को जब 3 का गुणा होगा तो 3 3 9 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 20x उधर जा करके 60x में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 40x आ जाएगा, और जो 9 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/40, और 5/40 का मतलब क्या हो गया 1/8। 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40, 1/8 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, x का मान निकल करके आया 1/8, और हमसे पूछा है कि 8x + 5 का मान क्या होगा। तो 8 गुणे x का मान कितना रखेंगे 1/8 रख देंगे, और प्लस का कितना है 5 है, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 1 मिला करके कितना हो जाएगा 6। तो विकल्प आपको जो पहला वाला वही सही आंसर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं था, इसमें भी आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है, इसका मान निकालना है और पुट करके आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको 3 समीकरण जिसमें पी क्यू आर के मान आपको दिए गए हैं, और आपसे बोला गया है कि पी + क्यू - आर, यानी पी और क्यू को जोड़ेंगे और उसमें से आर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले x² का गुणांक जो जितना बनेगा उसको जोड़ कर देखेंगे कितना आ रहा है, फिर वहाँ पर चिन्ह देख करके हम करने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखेंगे x की वैल्यू, तो पहले वाले में x देखेंगे कितना है -18x², देखिए ये है कि नहीं है, पहले वाले में x कितना है -18x² है। दूसरे में x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि p और q को जोड़ना है, तो पहला तो p था और दूसरा कितना है q है, q में x² का जो है वो 14x² है, और तीसरे में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तीसरे में मिलेगा आपको -x²। तो यहाँ पर लिख लेंगे -x², क्योंकि इसको घटाना है। तो इसको जब घटाएंगे तो ये ऑलरेडी पहले से ही किसका है, ये तो पहले से ही माइनस का है, तो माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि x² का जो गुणांक है ऑलरेडी माइनस का है, और घटाना है तो माइनस पहले से उसमें भी होगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 18 में से यहाँ पर 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 18, और ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 14 एक जोड़ोगे 15 होगा, और 15 है 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3x² बचेगा, यानी x² किसका आएगा माइनस का आएगा। अब देखेंगे कि x² 3x² किसमें है, 2 में माइनस में है, पहले वाले में माइनस का है, देखिए पहले वाले माइनस का और क्या है चौथे वाले माइनस। तो पहला विकल्प और दूसरा विकल्प तो
गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो 3x² माइनस का आ ही नहीं रहा है। अब बचे दो विकल्प, कि एक्स वाई का गुणांक देखेंगे। पहले में एक्स वाई का गुणांक 22 है, दूसरे में एक्स वाई का गुणांक 20 है। तो अब एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स वाई निकालेंगे तो पहले में कितना आ रहा है, 12 एक्स वाई आ रहा है। दूसरे में एक्स वाई कितना आ रहा है, दूसरे में 9 एक्स वाई आ रहा है। तो दूसरे में हो जाएगा 9 एक्स वाई, और तीसरे में घटाना है एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घटाएंगे तो 12 9 21 हो जाएगा, और उसमें से एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 एक्स वाई आएगा। अब ये चाहें तो आप लिख करके मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ओरली केवल आगे के अंक जो हैं उनको लिख करके जोड़ घटा लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 20 आ गया। अब पहले और चौथे में 20 किस में आ रहा है, चौथे वाले में आ रहा है। तो चौथा वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आता है और आप देखेंगे कोई जो चीज़ जो सबसे डिफरेंस हो विकल्प में जो सबसे अलग हो, उसको निकालने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि वो किस में मैच कर रहा है, जिसमें मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये तो रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चन या में भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमें x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो एक बार हम क्या करें, दो जोड़ों में जोड़ेंगे। अगर दोनों में क्या करें, दो जोड़ दें तो देखें क्या बनेगा, जो इधर का होगा वो क्या बनेगा, वो x² 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बनेगा 324। अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, x² उधर जाएगा तो 324 का वर्गमूल निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हमें निकालना माइनस का, तो हमें किसका बनाना पड़ेगा, हमें माइनस का निकालने इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में घटाना होगा। तो घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों में, और दो जब दोनों में घटाएंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला x माइनस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बचेगा 16। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि विकल्प दूसरे में, तो दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। और मैं ये सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। आप क्या करेंगे, एक बार जब दो जोड़ेंगे तो 324 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, और जब 324 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जब दो जोड़ेंगे तो इधर 4 घात 4 है, तो किस में बचेगी, घात 2 में बचेगी। और जब घात 2 बचेगी तब कितना आएगा, 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस में। और फिर क्या करेंगे, इसमें 2 घटा देंगे तो घात कितनी आ जाएगी, अब घात 1 बचेगी और 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16, और 16 का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। जब इस तरीके की प्रैक्टिस आप करेंगे तो इस तरीके से भी आप करना सीख जाएंगे। नहीं तो आप इस तरीके से जैसे बताया है आप वैसे कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर तो पहले फैक्टर ही करना पड़ेगा। 15x² माइनस का 26x प्लस का 8 बराबर आपको दिया है कि ax प्लस b। ध्यान से समझिएगा, अगर पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा आपको, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, उधर तरफ तो करके फैक्टर करके दे दिया गया कि ax प्लस b और इंटू cx प्लस d, लेकिन इधर फैक्टर करके नहीं दिया गया, पूरी समीकरण दे दी गई है। तो हमें इसको फैक्टर करके अलग अलग करना पड़ेगा। तो फैक्टर के लिए क्या करते हैं, पहले 18 और 15 को x² का गुणांक को c से गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक कौन होता है, a होता है, और जो अचर पद होता है वो कौन होता है, c होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा। देखिएगा इधर जहाँ पेन चला रहे हैं 120 हो जाएगा। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 20 भी माइनस का, क्योंकि हमें जोड़ना है इस प्रकार से कि दोनों क्या हैं, माइनस का 26 आना चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 20 माइनस का कर लें और 6 माइनस का कर लें, तो अगर दोनों माइनस करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 जो है वो माइनस का भी आ जाएगा, और 20 और 6 को गुणा करेंगे तो 120 आएगा, किसका, प्लस का आ जाएगा। यानी कि हम जैसे दो फैक्टर करेंगे, अब गुणनखंड करना हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जानते होंगे। तो कितना आएगा, 20 और 6 आ जाएगा। और जब 20 6 आ जाएगा तो जो x² का गुणांक है उससे क्या करेंगे, उससे कर देंगे डिवाइड। तो ये 20 था, इसको 15 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x² का गुणांक 15 है, और ये 6 था, इसको भी 15 से डिवाइड करेंगे। दोनों किस में आ रहे हैं, माइनस में हैं, तो दोनों में माइनस लगा लिया। अब यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20 और 5 3 15, माइनस का कितना आ गया, ये x के मान हम निकाल रहे हैं,
-15 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा, सॉरी 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 2 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे 3 पची 15, यानी एक्स का मान निकल करके आएगा -4/3 और -2/5। अब यहाँ पर अगर यहाँ से फैक्टर निकालना चाहें तो क्या बनेगा, एक्स बराबर इसको ले लें तो 3x और +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x, भाई यहाँ पर अगर x बराबर -4/3 लेंगे तो ये इधर जाके गुणा 3x हो जाएगा, और ये 4 किसका माइनस का होगा, ये भी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये निकल करके आएगा 3x + 4। और दूसरा अगर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x बराबर अगर -2/5 लेंगे तो बचेगा 5x + 2 बचेगा, क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, चिन्ह बदलना पड़ता है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा तो आप देखेंगे पहली बात चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे तो उस पार जाएंगे किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोनों माइनस के, ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब बराबर क्या हो गया, ax + b। अब आप अपने हिसाब से फैक्टर कर लीजिएगा, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आप ज़रूर फैक्टर करना जानते होंगे। तो यहाँ पर अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी, c की वैल्यू आपके पास 5 आएगी, और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ये यहाँ से तुलना करने पर प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछा गया कि 2a प्लस का b माइनस का c और माइनस का 2d की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, वो रखेंगे, b की वैल्यू -4 है, उसको रखेंगे, c की वैल्यू -5 है, ये रख देंगे, c की वैल्यू 5 उसको रखेंगे 2, और d की वैल्यू -2 है तो इसको रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, -4 ये 5 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 बचा, और यहाँ कितना बचा, -1 बचा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो विकल्प जो दूसरा है वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सही आंसर, दूसरा जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, गुणनखंड करके तुलना करके ABCD के मान निकालना है और इसमें उठा करके रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम आपको ऐसे ही बताते हैं कैसे करना है। जैसे कि आपको बोला गया कि AB जो है वो क्या है, AB किसके बराबर है, AB बराबर EF के। तो A का जो सिमिलर पॉइंट होगा E होगा, और B का सिमिलर पॉइंट कौन होगा, F होगा। तो बाकी बचा कौन, बाकी जो बचा वो बचा C। तो C के लिए कौन बचेगा, C के लिए बचेगा D। तो आप देखेंगे AB, A का E, B का F और C का D किससे मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे में देखेंगे AB की वैल्यू किससे मैच कर रही है, EF से मैच करेंगे, क्योंकि AB EF के बराबर है। और C जो है वो किससे मैच करेगा, फिर D से मैच करेगा, क्योंकि भुजाएं तीनों बराबर हैं। इसमें तीनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं दी गई हैं, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, और तीनों भुजाएं बराबर होती तो क्या होता है, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो फिर तीसरी बिंदु भी अपने आप बराबर, तो जब 2 बराबर तो तीसरा भी बराबर, तो जो तीसरा विकल्प होगा वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिंदुओं के आधार पर आपको देख करके चलना पड़ेगा कि कौन सा बिंदु किसके समान है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप सर्वांगसम नहीं निकाल पाएंगे। तो AB EF के बराबर था, तो AB जो था वो EF के बराबर हो गया। अब बचा C बिंदु, तो C सिंपल सी बात, जब 2 सिमिलर हो गए तो तीसरा अपने आप C जो होगा वो D के सिमिलर हो ही जाएगा। तो ABC जो कांग्रुएंस होगा किसके, EF D के कांग्रुएंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, आपको यहाँ पर याद करके रखना पड़ेगा कि कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, दूसरा 5 12 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मैंने एक जो सेशन लिया था, क्लास ली थी, उसमें मैंने इसको ट्रिक भी से बताया भी था कि कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो आपने देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा। अगला आपको दिया गया है कि जैसे मैंने माना 7 और ये 24 कितना होता है, 25 होता है। और अगर 8 लेते हैं तो 8 15 17 होता है। 20 21 कितना होता है, 29 होता है। 13 84 85 होता है। इस तरीके से करके आपके जो ट्रिपलेट हैं वो बनते हैं। और क्या होता है, 11 60 61 होता है। तो इस तरीके से आपको जो ट्रिपलेट हैं वो याद करने होंगे।
अगर ट्रिपलेट आपको याद होंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और इसमें देखेंगे कौन सा चौथा विकल्प जो है वो सही आंसर, क्योंकि मुझे याद है कि इसका ये ट्रिपलेट होता है। नहीं याद होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों छोटी भुजाएं हैं इनका वर्गमूल वर्ग करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे दोनों का, अर्थात पाइथागोरियन ट्रिपल पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आपको यहाँ पर चारों के चारों चेक करना पड़ेगा, और चेक करने में काफ़ी समय लगता है। तो इस प्रकार के सवाल आपको बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम कर लेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उनको याद रखें, जिससे आपको बहुत ही फास्ट सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक बहुफलक के 7 फलक 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या क्या होगी। तो यूलर्स जो प्रमेय होती है वो क्या कहती है, ई वी एफ ई और माइनस का ई होता है, मतलब कि जो फेस होते हैं वो, और जो वर्टिसेज किनारे होते हैं, और एज फलक शीर्ष और किनारे, फलक और शीर्ष को जोड़ने के बाद उसमें से अगर किनारे एज को घटा देंगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। ये यूलर्स प्रमेय ने दी थी। तो यहाँ पर आपको फलक कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, शीर्ष वर्टिसेज कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, एज आपसे पूछे किनारे पूछे तो वो पता है नहीं, बराबर 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 15, 10 7 17, उसमें से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जो विकल्प तीसरा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको पहले मैंने इंग्लिश में दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं वो। आगे आपको हिंदी में दिया हुआ है कि ए बी सी में भुजा ए बी को ई तक और भुजा सी ए को डी तक बढ़ाया जाता है। तो मैंने माना क्या है, ये कौन हो गया, ये हो गया एक, ध्यान समझिएगा, ये हो गया एक त्रिभुज, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि ए बी सी मान लिया। अब उसने कहा कि ए बी को ई तक बढ़ाया, तो ए बी को क्या करेंगे, ए बी को ई तक बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ा दिया, और सी ए को डी तक बढ़ा दिया। और जो सी ए है, सी ए इसको कहाँ तक बढ़ा दिया, ऊपर की ओर, कहाँ तक बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद कहा उसने कि बी ए डी, आप देखेंगे कि बी ए डी यानी कि ये हो गया बी और ये हो गया ए और ये हो गया उस तरफ की ओर डी। तो बी ए डी कितनी हो गई है, ये वाला कोण, ये आपको दिया हुआ है 125 अंश का कोण। और ई बी सी, ई ये वाला ई बी और सी यानी ये इधर की ओर जो बाहर दिया है ये आपको 100 दिया हुआ है। तो अब आप देखिए क्या करना क्या है, जो बी है ई बी ए, देखेंगे ई बी ए, ई बी ए एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ई बी ए एक स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या बनाएगी, 180 अंश का कोण बनाएगी। तो बाहर अगर 100 हो गया तो अंदर कितना होगा, सिंपल सी बात है 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसके बाद इधर देखेंगे सी ए डी भी एक स्ट्रेट रेखा है, सीधी रेखा है। तो अगर बाहर 125 है तो अंदर कितना बचेगा, 55 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अगर देखा जाए त्रिभुज के तीनों कोण कितने, एक 80 हो गया, दूसरा 55 हो गया, और तीसरा कोण कितना आ गया, सी आ गया, कौन सा आ गया, सी आ गया। और तीनों को मिला करके कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो सी बराबर निकालेंगे तो 55 80 जोड़ेंगे तो 125 होगा, और 125 180 में से जब घटेगा तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगा 55। यानी कोण सी की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 55 डिग्री। यानी कि आप देखेंगे कि ये भी 55 हो गया। अब जब दो कोण 55 हो गए, ऊपर वाला भी कोण 55 और नीचे वाला भी कोण 55, तो जब जो कोण बराबर हो गए तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, और जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए विकल्प पहला वाला ही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है। तो पहले मैं बना लेता हूँ समलंब। ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये हो गया समलंब, और ये हो गया इनके बीच की दूरी या परपेंडिकुलर लंब हो गया, इनके बीच की दूरी को दिखाता है। और दूरी उन्होंने कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। टोटल एरिया उन्होंने कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। और यहाँ पर पी क्यू आर एस मैंने मान लिया ये कौन है, ये ऊपर जो है वो पी क्यू है, और नीचे क्या है, पी क्यू, और ये हो गया एस आर। तो ऊपर की दो भुजाएं पी क्यू और एस आर, और दोनों क्या हैं, पी क्यू एस आर एक दूसरे के समांतर हैं। पी क्यू जो है वो एस आर के क्या हैं, समांतर हैं। और दोनों में अनुपात कितने का है, 3:2 है। यानी कि 3:2 पी क्यू और एस आर में है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कितनी हो गई, इसको 3x मान लेते हैं, और ये 2 तो इसके 2x मान लिया।
अब हमें फार्मूला इसका अगर मालूम है तो हम कर लेंगे, नहीं मालूम है तो नहीं कर पाएंगे। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो एरिया होता है, वो क्या होता है भैया, वो होता है 1/2 और जो दोनों समांतर भुजाएं उनका योग, यानी कि जो पी क्यू है और जो दूसरी कौन सी है, एस आर है, इनका योग करेंगे, गुणे कितनी होती है, ऊंचाई होती है, बराबर एरिया। तो यहाँ से अगर पी क्यू को हमने कितना माना, 3 था, तो कितना मान लिया हमने, 3x माना है, तो 1/2 पी क्यू की जगह पर रखेंगे 3x। एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि 2 था तो 2x हो गया रेशियो के अनुसार। ऊंचाई आपको 12 दी थी तो 12 रख ली, और एरिया आपको दिया गया है 480। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 12 से कटेगा 12 चौको 48, कितना आ गया, 40 आ गया, और 40 से 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और अंदर जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना, 5x हो जाएगा, बराबर 40 दूना 80 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो जो x की वैल्यू होगी वो निकल करके आ जाएगी 5 कम 5 और 3 बचा, 5 छक्के 30, यानी कितना आ गया, x का मान निकल करके आ गया 16। अब x का मान जब 16 आ गया है तो हमसे पूछा गया कि एस आर की लंबाई, एस आर कौन सी थी, दूसरी जिसका अनुपात 2 था वो वाली है, और वो कितनी हो गई, 2x है, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 16 रखेंगे, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो विकल्प जो दूसरा वाला है वही सही आंसर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर एस आर की लंबाई हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मैंने माना कि मान लीजिए क्या है, एक कागज़ है, ये क्या है, क्योंकि उसने कहा कि एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, तो मैंने मान लिया क्या हो गया, कागज़ हो गया, और कागज़ को उसने उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो लंबाई कितनी है 88 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद उसने कहा कि उन टुकड़ों को बिना अतिव्यापन किए, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए, अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के शीर्ष एक दूसरे से चिपके होने चाहिए, ये नहीं कि अंदर की ओर थोड़ा घुस जाए, जिससे कि जो आयताकार जो कागज़ है उसका टुकड़ा जो छोटा हो जाए, जिससे परिधि छोटी हो जाए, इसलिए अतिव्यापन नहीं करना जिससे परिधि छोटी ना होने पाए। उसको मोड़ करके एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया। अब इसको क्या किया गया, इसको पकड़ करके इधर की ओर मोड़ दिया गया, कैसा बना दिया, इसको बना दिया बेलन, क्या बना दिया भैया, इसको बना दिया बेलन। अब बेलन बना दिया, चलिए ठीक, इसको हमने क्या बना दिया, बेलन बना दिया, तो जो इसकी जो ऊंचाई है वही क्या होगी, वो तो बदलने वाली है नहीं, अर्थात जो इसकी चौड़ाई थी वही क्या बन जाएगी, उसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो अभी भी कितनी है, 10 ही है भैया, क्योंकि वो तो बदलेगी नहीं। लेकिन जो ये थी, जो लंबाई थी 88 सेंटीमीटर, वो क्या हो गई, वो तो गोल गोल हो गई, वो कैसी हो गई, वो तो गोल गोल होकर के क्या बन गई, 88 जो थी वो बन गई परिधि, क्या बन गई, परिधि बन गई। तो परिधि जो होती वृत्ताकार हो गया, तो परिधि कैसी होगी, वृत्त के आकार की हो जाएगी। तो परिधि आपको कितनी दे दी गई है, 2πr, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, जो कि उन्होंने कितनी दे रखी है, 88 दे रखी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकाल लेंगे कि त्रिज्या कितनी होती है, तो 88/2 पाई यहाँ नीचे जाएगा, तो पाई का मान कितना, 22/7 रखने के लिए बोला गया है, तो पाई गुणे 22/7, तो 7 बटे में था तो कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 22 चौको कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और 2 से 4 कटेगा 2, यानी आर का मान 7 दूनी 14, यानी कि जो त्रिज्या आई वो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे पूछा गया कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन आप जानते क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है। तो पाई का मान आपको कितना रखना है, ये रखना है 22/7, तो हमने ये रख लिया 22/7, गुणे त्रिज्या कितनी है 14 गुणे 14, क्योंकि 14 आई थी त्रिज्या। ऊंचाई आपको 10 दी हुई थी, क्योंकि ऊंचाई जो थी वही चौड़ाई ऊंचाई में बदल गई थी। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसके बाद ये 22 दूनी 44 गुणे ये हो गया 140, गुणा करेंगे तो 14 चौको 56, 5 बजे 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी इतने क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो आ गया आयतन, लेकिन उसने लीटर में कह रखा, उसने क्या कहा है कि जो आयतन होना चाहिए बेलन की जो धारिता है वो किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। तो आप जानते होंगे क्या कि जो 1000, ध्यान जहाँ पेन चल रहा है वहाँ देखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है 1 लीटर के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1000 से जब भाग कर देंगे जो आयतन आया है तो हमें किस में, आयतन लीटर में पता चल जाएगा। तो आयतन लीटर में बात करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब 661 60 को जब 1000 से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे
1000 से भाग कर देंगे तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 2 जीरो अभी भी बचे हैं तो 2 दशमलव खिसक करके बाईं ओर लग जाएगा, यानी कितना आएगा 6.16 किस में हो गया, अब लीटर में हो गया। तो जो विकल्प हो गया वो दूसरा वाला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर ये पैमाना आपको नहीं आता होता तो आप इस सवाल का आंसर नहीं निकाल पाते, बशर्ते हाँ ट्रिक लगा करके, क्योंकि 6160 आया तो आप 6.16 ट्रिक कर देते, लेकिन कुछ लोग दूसरा भी टिक कर सकते थे। तो पैमाने भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, जो कि उन्होंने दे रखा 2197। तो यहाँ से अगर हम भुजा निकालें तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2197 जो घन है वो किसका, 13 का है। किसका है, 13 का। 17, 28, 12 का होता है, 2197 13 का घन होता है। अब पार्श्वीय क्षेत्रफल बोला है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और जो कुल होता है वो 6a² होता है। जो कुल होता है वो घन का वो 6a² होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन जो पार्श्वीय होता है वो 4 गुणे भुजा स्क्वायर 4a² होता है। तो 4 गुणे भुजा कितनी है, 13 निकली, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 9 36, 3 बचेगा, 4 6 24, 3 27, और 4 2 6, कितना आ गया 676 आ गया। किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया है तो स्क्वायर में आ गया। आप यहाँ पर पैमाने का भी जरूर ध्यान रखेंगे, जब वॉल्यूम होगा, आयतन होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और जब क्षेत्रफल होगा तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी हो उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सबका जो एडिसेंडिंग जो आंकड़े दिए गए हैं उनको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लगा लेंगे। तो आइए पहले आंकड़ों को लगा लेते हैं। वीडियो को पॉज करके हमने आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है ताकि आपका समय बच सके। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब कह रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो रेंज आप जानते हैं, ऐसे प्रश्न हमने पिछले भी सेट में किए हैं, और इस प्रकार के जो प्रश्न हर सेट में आपसे एक ना एक पूछा ही जाता है। हर सेट में क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछा गया है। मोड, मीडियन, मीन पे आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो रेंज होती है वो क्या होती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको जब 19 - 2 करेंगे अंतिम और प्रारंभिक वाला तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद आपसे बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक मतलब मोड निकालना है। तो मोड आपको कितना होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार आया 4, तो 4 हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। और मीडियन निकालनी है, क्या निकालनी है, मीडियन। मीडियन क्योंकि माध्यक पूछा, माध्यक मतलब माध्यिका, तो वो क्या होगी, देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 इधर छूटेंगे, 7 उधर छूटेंगे, और उनके बीच में 8वें नंबर का जो होगा वही मध्य में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 जो है वो फिर बीचों बीच में है, तो 6 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब कह रहा है कि इन सब का माध्य याद कीजिए। तो इन सब का जो माध्य निकालेंगे तो मीन कितना आएगा, क्योंकि टोटल टर्म कितने हो गए, एक तो परिसर हो गया, दूसरा बहुलक हो गया, और तीसरा माध्यक हो गए, तो 3 पद हो गए। एक 17 है, दूसरा 4 है, और तीसरा कितना है, तीसरा आपके पास 6 है। तो तीसरा आपके पास 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 17 4 21, और 6 कितना हो जाएगा, 27। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, 9 आ जाएगा। तो जो विकल्प दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। तो सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। सारे क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। अगर किसी में कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मैं सीटेट में आपके साथ ज़रूर थोड़ा बहुत योगदान दे सकूँ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।